नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र मिश्रा कर्णिका एम टू अचीव में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको हमने बताया था कि हमारी कोचिंग का यह नया संस्करण है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में। आज हम अपनी कक्षा का पहला क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम भाषा जो सब्जेक्ट है, ये जैसा कि दिखा है उस पे लेक्चर लेंगे। उसको आपको समझाएंगे कि कैसे भाषा का प्रादुर्भाव हुआ, कैसे धीरे धीरे ये जनमानस में व्याप्त हुई और कैसे नई भाषाओं का नित्य नया जो है नवीनीकरण होता रहा है। दोस्तों, ये आप जान लीजिए कि जैसे कि जब हम ऐसा समझिए कि हज़ारों लाखों वर्ष पहले जब मानव नहीं था, मानव एक जंतु समझ लीजिए था, तब भी भाषा थी, लेकिन उसका संस्करण लिखित नहीं रहा। आदमी इशारे से बोलता था या किसी तरीके से संवाद करता रहता था। धीरे धीरे जैसे जैसे सभ्यताओं का विकास हुआ, मानव का विकास हुआ, तो भाषा का भी विकास हुआ। प्रारंभ में अधिकतर क्या था कि सांकेतिक रूप में सांकेतिक भाषा का प्रचलन ज़्यादा था। उस समय इशारों में वार्तालाप ज़्यादा होते थे या मौखिक रूप से जो चीज़ें होती थी, लेकिन लिखित रूप में इन सब का जो है प्रादुर्भाव नहीं था। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि भाषा है क्या। तो जैसे जैसे हमने कहा कि मौखिक और सांकेतिक भाषा जब बनी, धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ, लोगों का आवागमन बढ़ा, व्यापार बढ़ा, एक दूसरे के प्रति जो संवाद शैली थी वो बढ़ी, तो धीरे धीरे लिखित भाषा का भी प्रचलन बढ़ने लगा। उसमें चिन्हों का उपयोग हुआ, लिपियों का भी आविष्कार हुआ और धीरे धीरे भाषा पहले बोली में, बोली से उपभाषा में, उपभाषा से वो परिनिष्ठ भाषा में, और परिनिष्ठ भाषा से एक जो है मानक बनाया गया कि जो कठिनाइयाँ हैं उसको संशोधित करके एक स्टैंडर्ड रूप में विकसित किया गया। जैसा कि हम जानते हैं भाषा क्या है, तो अगर हम भाषा की परिभाषा समझें तो भाषा एक्चुअली संस्कृत शब्द के भाष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बोलना। अब हम क्या कह सकते हैं कि भाषा क्या है। क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, किस धातु, मतलब भाषा किस धातु से बना है, तो ये क्या है, भाष धातु से निर्मित है। किससे है, भाष धातु से निर्मित है। प्लस ये कहाँ से आया है, संस्कृत से। इससे आया है संस्कृत से। अब ये बात होती है कि भाष धातु से निर्मित है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है बोलना। अब बोलने का मतलब ये है कि सिर्फ मौखिक रूप में ही बोला जाए, ये तो नहीं सही है। आज जो भाषा का जो तरीका है, विकसित भाषा है, वह 3 तरीके से उपस्थित है। नंबर 1 कौन सी है, मौखिक। नंबर 2 कौन सी है, लिखित। नंबर 3 कौन सी है, सांकेतिक। अब हम पहले भाषा पे डिस्कस कर लेते हैं। भाषा क्या है, कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक मनुष्य अपनी बात को दूसरे मनुष्य को समझा सके, वह उसकी भाषा होती है। अब एक व्यक्ति कुछ कहता है, दूसरा व्यक्ति उसको सुनता है और समझता है, तो वह क्या हो गई, लिखित भाषा हो गई। वह जो स्वरूप हुआ कि आदमी बोल दिया और दूसरा आदमी सुन लिया और सुन के उसकी बात को समझ लिया, ये क्या भाषा का स्वरूप है, मौखिक भाषा का स्वरूप है। अर्थात भाषा का वह साधन जिसके द्वारा कोई व्यक्ति बोलकर अपनी बात को दूसरे को समझा सके, वह मौखिक भाषा होती है। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे रेडियो है। पहले चलता था रेडियो, हम लोग सब सुनते थे। रेडियो पे क्या था कि गाना बज रहा है या समाचार आ रहा है, तो वक्ता वहाँ पे अपना जो है अभिभाषण जो दे रहा है उसको हम लोग सुन लिए और समझ लिए। या जैसे हम 2 लोग हैं,
बातचीत कर रहे हैं आपस में, जिगरी दोस्त हैं, आपस में बैठ के कहीं बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ, वहाँ पे भी एक दूसरे से जो वार्तालाप हो रही है वो भाषा का मौखिक संस्करण है। दूसरा चीज़ है कि या दूरदर्शन से जो प्रसारण हो रहा है, टेलीफोनिक जो वार्ता है, ये सारी जो है मौखिक भाषा का स्वरूप है। दूसरा क्या है कि लिखित भाषा हम क्या कहेंगे, लिखित भाषा वह कहेंगे जब कोई व्यक्ति अपने भाव को, अपने बातों को, अपने मन के अंतःकरण को लिखकर दूसरे को समझा सके, ठीक है, लिखकर दूसरे को समझा सके और दूसरा व्यक्ति उसको पढ़ सके। यानी कि यहाँ पे क्या था, सिर्फ क्या था, बोलना था और क्या था, सुनना था। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया, लिखना हो गया और पढ़ना हो गया। ठीक है, तो यानी कि कोई व्यक्ति अपनी भाषा को, अपने मन के भाव को लिखता है, दूसरा व्यक्ति उसे पढ़ता है, और जो इस तरीके का जो हमारा जो है प्रसार है, इसको हमने लिखित भाषा के स्वरूप में कहा। जैसे एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं, एक तो समाचार पत्र जैसे आता है, ठीक है, समाचार पत्र में क्या है कि पेपर आया, आप जो लिखित सामग्री है उसको पढ़ा, सूचना जानकारी लिया, वो एक जो है स्वरूप है पढ़ के। दूसरा क्या है, जैसे कि हम लोग पहले थे, आज तो टेलीफोन हो गया, संचार क्रांति इतनी बेहतर हो गई है कि पत्र लेखन शैली ही ख़त्म हो गई है, लेकिन सरकारी गजट में आज भी ऐसा चलता है, पत्र लेखन होता है, नोटिस आती है, तो उसमें क्या होता है कि जो पत्र आया है वो लिखा है और नोटिस आई है उसको आपने पढ़ लिया और पढ़ के समझ लिया कि क्या अमुक बातें हैं जो का समझाया गया है, बताया गया है। तीसरा क्या है, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या है, सांकेतिक भाषा में जब कोई व्यक्ति इशारों के द्वारा, जैसे कि इधर आओ, तो मैं अगर कहूँ इधर आओ ना कह के सिर्फ इस तरीके का इशारा करूं, तो वह व्यक्ति समझेगा कि अपने पास कोई बुला रहा है। तो ये क्या हुई, सांकेतिक भाषा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा जो हमारे दैनिक जीवन में चल रहा है। जैसे चौराहे पे ट्रैफिक इंस्पेक्टर होता है, जो ट्रैफिक सिपाही होता है, वो क्या करता है कि अब एक तरफ की जो है रास्ते को रोकना है तो उसको ऐसे रोका, और दूसरी तरफ को संकेत, ये संकेत है। दूसरा क्या है, जैसे मूक बधिर छात्र हैं, उनको जो है उनकी जो वार्तालाप है वो भी सांकेतिक भाषा के रूप में होती है, क्योंकि वहाँ पे मूक बधिर हैं तो वो उनको बोलना नहीं आता है। बहुत अच्छी शिक्षा, इसकी लिपियाँ सारी बनी हुई है मूक बधिर की, जैसे ऐसे करना, ये साइन करना, अलग अलग साइन हैं उनके, वो द्वारा जो है सांकेतिक भाषा के रूप में हम दिखा सकते हैं। यानी कि सांकेतिक भाषा को हम क्या कह सकते हैं, इशारा करना। क्या कहते हैं, इशारा करना। ठीक है, तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि भाषा हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। ये एक दिन में नहीं विकसित हुई है, इसको विकसित होने में काफ़ी समय लगा है। चाहे जो भाषा रही हो, हाँ, इनका विकास धीरे धीरे हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में सारी भाषाओं का विकास हो गया, आदमी संकेत के रूप में बातचीत किया। या जैसे अभी हमको मान लीजिए कि हमें इंग्लिश आ रही है, हिंदी आ रही है, लेकिन कोई व्यक्ति आया जो स्पेनिश जानता हो, फ्रेंच जानता हो या अरबी जानता हो, वो अरबी में बात करेगा, आप फ्रेंच में बात करेंगे, तो आपका मेल तो नहीं होगा। तो इसके लिए क्या होता है कि आपने इशारे से चीज़ों को समझाया, धीरे धीरे जब वो इशारा कॉमन होने लगा तो उस एक चीज़ को उन्होंने लिख दिया। तो इन तीन तरीके से हमारा भाषा का विकास हुआ। ये तीन तरीके भाषा के प्रकार हैं। और भाषा क्या है, भाषा जो है आप कोई भी बात अपना कह के, सुनकर, बोलकर, लिखकर, संकेत के रूप में किसी को समझाते हैं, वो भाषा का स्वरूप है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि क्वेश्चन जैसे पूछता है तो सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन इस पूरे इसमें पूछा गया है कि भाष धातु से निर्मित जो अर्थ है, बोलना है, वो किस जो है किस जगह से लिया गया है। तो उसका आंसर होगा संस्कृत से लिया गया है। ये छोटा सा ये मेरा प्रयास था, आज का बात इतनी है। अब इसके आगे हम थोड़ा सा देखते हैं कि भाषा का विविध स्वरूप क्या होता है। ये तो हमने देख लिया कि भाषा कैसे है, किससे कैसे निर्मित हुई, और
निर्मित होने के साथ साथ इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन अगर यदि हम कहा जाए कि जैसे भाषा का विकास हुआ, तो ये भाषा क्या आज एक ही दिन में ऐसे हो गई, विकसित हो गई? तो हम कहेंगे नहीं, भाषा एक दिन में नहीं हुई, इसको जो है धीरे धीरे विकसित होने में समय लगा। अब कैसे समय लगा कि शुरू में जब बालक पैदा होता है तो क्या वो बोलने लगता है? नहीं, वो रोता है, रो के अपनी माता को आवाज़ देता, जैसे मान लो उसको भूख लगी तो रोने लगा, ठीक है। तो वो एक तरीके का सिंबल हुआ, संकेत हुआ। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता गया तो अनेक सारी भाषाएं जनने लगी। जनने का मतलब है कि उनका जो है विकास होता गया। अब जैसे हम पैदा होते हैं और धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे हमारा क्षेत्र बढ़ता जाता है कि हम अपने पहले घर, घर से गांव, गांव से जो है शहर, शहर से प्रदेश, प्रदेश से राष्ट्र, और राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसे हम जो है भाषाओं का विकास होता है, उसके बारे में देखते हैं। यही भाषा का विविध स्वरूप है। आइए देखते हैं एक एक चीज़ें को, और जो समझते चलते हैं कि कैसे भाषा का स्वरूप बदला है। तो पहला स्वरूप है, हम जिसे कहेंगे मातृभाषा। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि बालक अपने घर से कोई भाषा सीखता है तो वह कौन सी भाषा कहलाएगी? बोलियां कहलाएगी, मातृभाषा कहलाएगी, उपभाषा कहलाएगी, या राष्ट्रभाषा कहलाएगी? तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है कि मातृभाषा कहलाएगी। अर्थात अब जो ये चीज़ बोल दिया, यही इसका जो है, यही इसकी परिभाषा है। अर्थात कि बालक, कोई बालक अपने घर से, जो उसके घर वाले जिस भाषा में बातचीत करते हैं, वह बालक सबसे पहले सीखता है, तो उस बालक की वह मातृभाषा हुई। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि मैं हूँ, मेरे मम्मी पापा हिंदी बोलते थे, दोनों हिंदी पट्टी के लोग थे, तो और हिंदी पट्टी में वो अवधी बोलते थे, तो मेरी मातृभाषा क्या हो जाएगी? क्योंकि वो सबसे पहले मैं सीखूंगा, तो मेरी जो मातृभाषा होगी वो हो जाएगी अवधी। अब दूसरी चीज़, यदि मेरी मम्मी जो है, दूसरा केस समझिए, मेरी मम्मी मान लीजिए कि बंगाल से हूँ और मेरे पापा क्या है, हरियाणा से हैं, या जो है पंजाब से मान लीजिए हैं, तो अब क्या होगा कि मेरी मम्मी को तो अच्छे से बंगाली आती है और मेरे पापा को अच्छे से पंजाबी आ रही है। तो इस कंडीशन में जब मेरे घर में जो विकास होगा, तो मम्मी बांग्ला भाषा बोलेंगी और पापा पंजाबी बोलेंगे। तो इस कारण से जो दोनों भाषा घर में पनपी है, तो वो दोनों भाषा हमको सीखने को मिलेगी। इस कंडीशन में मेरी जो दो भाषाएं होंगी, वो हमारी पंजाबी भी हो जाएगी और बंगाली भी हो जाएगी। अब आप ये कह दीजिए सर जी हमारी मम्मी जो है फॉरेन से आई हैं, तो फॉरेन से आई हैं भाई, वहाँ पे जो स्पेनिश बोला जा रहा है, स्पेनिश भी तुम्हारी मातृभाषा हो जाएगी। जो भी है, कहने का अर्थ ये है कि बालक जो अपने घर से जो बात सीखता है, जो जिस भाषा का उसके घर के लोग जो है बोल रहे हैं, वह उसकी मातृभाषा कहलाएगी। दूसरा क्या होता है कि अब देखिए हमने क्या किया, घर से निकल के अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अपने आसपास के गांव इलाके की गली जमार की बात करते हैं। तो वहाँ पे जो बातें होंगी, छोटा क्षेत्र है जहाँ पे भाषा अभी विकसित नहीं हुई है, उस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाएगी वो भाषा का एक अल्प स्वरूप होगा। वो क्या कहलाएगी? वो जो है बोलियां कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बोलियां। यानी कि भाषा का दूसरा स्वरूप क्या हुआ? बोलियां हुई। ये जो है आदमी छोटे से क्षेत्र में जो भाषा बोली जा रही है, बोलियां कहलाएगी। एकदम सार अर्थों में समझिए कि जो भाषा आसपास के क्षेत्र में बोली जा रही है और भाषा का अल्प स्वरूप है विकसित होने का, वह जो है क्या कहलाएंगी? बोलियां कहलाएंगी। अब बोलियों में जैसे देख लीजिए कि कोई जो है प्रतापगढ़, इलाहाबाद, ये इधर से है, तो यहाँ पे अवधी बोली जा रही है, तो ये यहाँ की क्या बोली हो जाएगी? अवधी हो जाएगी। कोई बनारस चला गया, बिहार चला गया, वहाँ क्या बोली जा रही है? भोजपुरी बोली जा रही है, तो वहाँ की क्या बोली हो जाएगी? भोजपुरी हो जाएगी।
कोई कमाने चला गया दिल्ली हरियाणा के आसपास गुड़गांव वगैरह में, वहाँ जो बोलियाँ बोली जा रही हैं हरियाणवी बोली जा रही है, तो वहाँ के जो क्षेत्र है वहाँ पे जो बोलियाँ हैं वो हरियाणवी बोली है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो छोटे क्षेत्र में जो बोलियाँ, भाषा का स्वरूप जो बहुत ही अल्प है, जनमानस की एकदम लोकल लैंग्वेज जिसे कहते हो, वो अगर है तो वो क्या कहलाएंगी, बोलियाँ कहलाएंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा और ऊपर स्तर में उठते हैं, इसको मिटा दें। ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं साथ साथ में, और इसका जो PDF है वो मैं जो है हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर उपलब्ध हो जाएगा, लिंक उस पर हम जो है इस वीडियो में डाल दिया जाएगा। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और वहाँ से इस सारे जो क्लास में चीज़ें समझाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, उसका PDF भी हम लोग देने का पूर्णतः प्रयास करेंगे, ताकि आप जो है लेक्चर को लेके समझ सकें बातों को, और PDF के थ्रू तेज़ी से आप उसको रिवाइज़ कर सकें, या आप अपना खुद से नोट्स धीरे धीरे बनाते चलें, वो भी आपके लिए कारगर होगा। तो एक तो समझ लीजिए कि ये मातृभाषा हो गई, दूसरा हो गया बोलियां हो गई, तीसरा जो है भाषा, जैसे अब थोड़ा सा क्षेत्र बड़ा कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगी, उपभाषा हो जाएगी। अब इसमें क्या है सर कि क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा हो जाने से उपभाषा, बिल्कुल सही, कि जब लोकल स्थान पे, अभी देखिए हमारे यहाँ एक कहावत है, कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे बदले पानी। वाणी का मतलब है कि बात, भाषा कैसे बदल जाती है, तो थोड़ी दूरी पे लैंग्वेज बदलती रहती है। इसीलिए कहा गया कि संसार में असंख्य बोलियाँ हैं। असंख्य बोलियों का मतलब कि थोड़ी दूर जाइए तो वहाँ का भाषा चेंज हो जाती है, टोन चेंज हो जा रहा है, तो वो बोलियां हैं। लेकिन बोलियों से थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र में जो जिस बोलियों को स्वीकार किया जाए, थोड़ा सा विकसित रूप जिसकी स्वीकार की जाए, वो हमारी क्या कहलाएगी, उपभाषा कहलाएगी। देखिए एक चीज़ और समझिएगा, इस यहाँ पे उपभाषा क्या होगा, जो क्षेत्र होगा थोड़ा सा बड़ा होगा, क्षेत्र बड़ा होगा, साथ ही साथ यहाँ पे आपको दूसरी चीज़ देख जाएगी, साहित्यिक रचनाएं। साहित्यिक रचना भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। कुछ बोलियों में भी साहित्यिक रचनाएं होती हैं, जैसे अवधी है, ब्रज है, यहाँ पे पूरा भरा पड़ा है। लेकिन जो है अमूमन अधिकतर बोलियों में साहित्यिक रचनाएं नहीं होती हैं, लेकिन उपभाषा जो है वहाँ पे साहित्यिक रचना जो है आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी। जैसे कि अब अगर हिंदी की हम बात करें तो हिंदी को 5 उपभाषा क्षेत्र में बांटा गया है। तो उसमें जो है एक, अगर आप समझ लीजिए कि पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी में अगर वो आगे हम पढ़ेंगे कि क्या क्या आती हैं, तो पूर्वी हिंदी में जैसे अवधी आ गई, भूज जो है आपकी बघेली आ गई, तो उसमें साहित्यिक रचनाएं पर्याप्त हैं। तो ऐसी भाषाएं जो है आपकी जो है उपभाषा के रूप में होगी, और यहाँ पे पर्याप्त जो है साहित्यिक रचनाएं मिलती हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि उपभाषा क्या है, उपभाषा भाषा का जो है थोड़ा सा बड़ा स्वरूप है, भाषा का विकसित स्वरूप है जिसमें साहित्यिक रचनाएं होती हैं, और ये थोड़ा सा अमूमन बड़े क्षेत्रों में बोली जाती हैं। तीसरा क्या है कि अब हम, ये तो हो गया कि उपभाषा हो गया। अब प्रदेश, मान लीजिए इसको आपने प्रदेश स्तर की बात कर दी, तो चौथा क्या है आपका होगा प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा, प्रादेशिक भाषा क्या है, जैसे नाम वैसे ही कि जथा नामो तथा गुणे, मतलब कि प्रदेश के स्तर पे कोई भाषा बोली जा रही है वो प्रादेशिक भाषा कहलाएगी। इसमें साहित्यिक रचनाएं होती हैं, प्लस साथ साथ क्या होता है, शासन के कार्य भी होते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, उपभाषा में सिर्फ क्या हुआ, साहित्यिक रचनाएं हुई, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, भाषा का क्या हुआ, भाषा का एक तो आपको विकसित स्वरूप मिलेगा, दूसरा क्या होगा, आपको साहित्यिक रचनाएं दिखने को मिलेंगी,
साहित्य रचना मिलेगा। तीसरा क्या होगा, शासन के कार्य भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश, एक छोटा सा मान लीजिए प्रदेश, मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश की जो शासनिक भाषा है वो क्या है, हिंदी है। दूसरी शासनिक भाषा क्या है यहाँ की, उर्दू है। ठीक है, तो क्या हुआ, प्रादेशिक भाषा क्या हुई, वह भाषा क्षेत्र जहाँ पे जो है जिसका क्षेत्र प्रदेश स्तर का हो, वह भाषा विकसित स्वरूप देखने को मिलेगी। साहित्यिक रचना होती है यहाँ पे और शासन के कार्य भी होते हैं। यह जो है प्रादेशिक भाषा है। अब एक चीज़ और समझिए, एक उपभाषा में कई सारी बोलियाँ आ सकती हैं। ऐसे ही एक प्रादेशिक भाषा में जो भाषा आएगी वो भाषा का बिल्कुल विकसित स्वरूप आएगा, उसमें कई सारी बोलियों का विकसित स्वरूप दिखाया जाएगा। ठीक है, कि जैसे अब हम अवधी बोल रहे हैं, बघेली बोल रहे हैं, लेकिन जो हिंदी का जो पैटर्न आएगा वो बड़ा विकसित रहेगा। उसमें आप जो है इधर उधर नहीं कर सकते हैं कि ये नहीं सर इसको हम बदल दीजिए, यहाँ पे बदल दीजिए, नहीं, उसका एक थोड़ा सा स्टैंडर्डाइजेशन रहेगा। ठीक है, तीसरी बात आती है कि राष्ट्रभाषा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। तीसरी क्या बात आती है, इसके बाद चौथे नंबर के बाद आती है आपकी राष्ट्रभाषा। देखो, मेरा ये पढ़ाने का मतलब ये है कि आपके अंदर ये सामान्य जागरूकता आ जाए, सामान्य समझ आ जाए कि भाषा क्या है। जैसे आज के युग में अधिकतर लोग जो है समझ नहीं पाते हैं और किसी को बातचीत करते हैं, अरे वो बिहारी बोल रहा है। ठीक है, वो जो है हिंदी नहीं, क्या बातचीत में क्या कभी हिंदी बोलो ना, बिहारी क्यों बोल रहे हो। तो ऐसा क्या है कि नॉलेज की कमी है। मान लीजिए जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं वो ऐसा बोलते हैं तो कोई बात नहीं है, उनके लिए सारा क्षम्य है। लेकिन आप लोग स्टूडेंट हैं, आपको आम बोलचाल में बोल दिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये समझ होनी चाहिए कि बोली क्या है, उपभाषा क्या है, प्रादेशिक भाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, या अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है, या मातृभाषा। और अमूमन एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कितना कॉन्सेप्चुअल, अमूमन सब सही करते हैं, लेकिन अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो गलती भी बहुत आसानी से करके चले आएंगे। तो ये मैं नहीं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी भी गलती करें। तो अब ये है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है कि कोई भी देश है उसके द्वारा जो आधिकारिक भाषा को अपनाया जाए कि ये हमारी राष्ट्रभाषा होगी। पहला चीज़ तो ये कि आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी जाए कि हमारी राष्ट्रभाषा ये है किसी देश के द्वारा, तो वो हो गया। दूसरा क्या है कि जो सबसे प्रचलित जो है उसकी परिभाषा है कि किसी भी राष्ट्र के, किसी भी देश में बहुसंख्य लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा होगी। अर्थात जैसे भारत इतना बड़ा देश है, भारत में तो संविधान में तो राष्ट्रभाषा का जिक्र नहीं है, राजभाषा का जिक्र है। लेकिन जैसे कि अगर भारत में कहा जाए कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या होगी, अमूमन विवादित विषय नहीं है। तो ये देखिए कि भारत के बहुसंख्य लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जा रही है। तो कौन सी भाषा बोली जा रही है, भारत के अधिकतर, भारत में लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है, 30 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं दोस्त। यानी कि हिंदी बोलने वालों की संख्या भारत में अमूमन ज़्यादा है। आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएंगे तो जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, कुछ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और यहाँ तक तो अच्छे से बोली जाती है, समझी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुजरात में चले जाइए, वहाँ भी हिंदी अधिकतर लोग बोलते हैं, बहुत अच्छे समझते हैं। महाराष्ट्र में चले जाइए, वहाँ भी हिंदी समझते हैं, बोलते हैं। बंगाल में अमूमन हिंदी कम लोग प्रेफर करते हैं, वहाँ पे बंगाली ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन बोली और समझी वहाँ भी जाती है। असम में जाइए या देश के किसी भी कोने में जाइए, वो क्या होगी, हमारी जो है हिंदी को समझा जाता है, बोला जाता है। तो इस तरीके से अगर हम कह सकते हैं कि भारत देश की राष्ट्रभाषा क्या है, अगर बात हुई आधिकारिक रूप से तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन इस परिभाषा के अनुसार अगर कहा जाए तो राष्ट्रभाषा हम यहाँ पे हिंदी बोल सकते हैं, लिखना नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में कोई किसी भी राष्ट्रभाषा का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए आधिकारिक रूप से
कुछ नहीं है। लेकिन जो परिभाषा है कि किसी देश की बहुसंख्य लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाती है वो उस देश की राष्ट्रभाषा होती है। तो हिंदी हो गई। जैसे चाइना में क्या बोली जाती है? मंदारिन, स्पेनिश, ठीक है। ये सब क्या है? अरबी हो गई। ये किसी एक देश द्वारा घोषित राष्ट्रभाषा है। हिंदी को अगर आप चाहें तो हटा दें क्योंकि आधिकारिक रूप से घोषित नहीं है, लेकिन परिभाषा जो कहती है उसके अनुसार से आप समझ सकते हैं कि हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित है। अमूमन ये आप समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ के बहुसंख्य लोगों द्वारा बोली जाती है। फिलहाल आगे चलते हैं। राष्ट्रभाषा के बाद आती है हमारी राजभाषा। अब देखिए राजभाषा, थोड़ा सा अंतर है इसमें। राजभाषा क्या है कि किसी देश के द्वारा, किसी देश है, कोई देश है, वहाँ का जो शासन व्यवस्था है, सरकारी कामकाज है, किस भाषा में हो वह उस देश की राजभाषा होगी। ठीक है, कोई भी देश हो, जैसे मान लीजिए भारत है, भारत के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जो काम करने का तरीका है वो जो है कैसा है? हिंदी है और अंग्रेजी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है? वो जो है हिंदी में भी काम करती है और अंग्रेजी में भी करती है। तो भारत की जो राजभाषा है हिंदी और अंग्रेजी है। धीरे धीरे इसकी जो है संख्या बढ़ाते हुए जो है बढ़ गई है, अब 22 हो गई हैं जो भारत की मान्यता प्राप्त 22 राजभाषाएं हैं। ठीक है, लेकिन जो भारत सरकार के द्वारा जो 2 भाषाओं को जो है अंगीकृत किया गया है राज्य स्वरूप में, शासन व्यवस्था के रूप में, वो क्या है? यहाँ की राजभाषा जो है हिंदी और अंग्रेजी है। जैसे स्पेन अगर है तो वहाँ की राजभाषा स्पेनिश है। अमेरिका है, अमेरिका की जो वहाँ पे राज का जो, एक तो वहाँ पे अधिकतर इंग्लिश ही बोल रहे हैं तो वहाँ की राष्ट्रभाषा भी इंग्लिश है और कामकाज भी इंग्लिश में हो रहा है तो राजभाषा भी इंग्लिश है। तो वहाँ पे राजभाषा और राष्ट्रभाषा को डिफाइंड अलग से नहीं करना है कि वहाँ पे, लेकिन अपने यहाँ थोड़ा सा मैटर जो है राजनीतिक हो जाता है। इस चलते राजभाषा तो आप बोल देंगे कि हिंदी और अंग्रेजी है, लेकिन राष्ट्रभाषा आपको हिंदी बोलने में काफ़ी लोग टोक देते हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं है, लेकिन जबकि है क्या कि बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जा रही है तो वो राष्ट्रभाषा भी स्वीकार की जाती है। ठीक है, तो ये समझ में आया राष्ट्रभाषा और राजभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? बहुसंख्य लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। और राजभाषा क्या है कि शासन व्यवस्था, ठीक है, शासन की भाषा, जो शासन व्यवस्था है उसकी भाषा जो है वो आपको राजभाषा कहलाती है। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब आती है कि कुछ लोग सर कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा, कि राजभाषा हो गई, अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है? जो भी नंबर हो देख लीजिएगा एक बार। अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है। जब 2 या 2 से अधिक देश द्वारा जो भाषा बोली जा रही है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। 2 या 2, जैसे कि मान लीजिए कि अमेरिका से बिजनेस करना है भारत को, तो अमेरिका में जो भाषा बोली जा रही, मान लीजिए अंग्रेजी बोली जा रही, भारत के लोगों भी द्वारा अंग्रेजी बोली जा रही है, तो क्या हो जाएगी? अंग्रेजी 2 दोस्तों द्वारा बोली जा रही है, लेकिन अंग्रेजी क्या ब्रिटेन में भी बोली जा रही है, अधिकांश यूरोप में भी कई जगह बोली जाती है, विश्व स्तर में कई देशों द्वारा बोली जाती है। तो क्या हो जाएगी? यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो जाएगी। दूसरी क्या है? चलिए ठीक है, इसको लिख दीजिए कि 2 देशों द्वारा। अब देखिए अरबी है। अरब देशों में लगभग जितने अरब देश हैं, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कतर हो, चाहे यूएई हो, सब जगह अरबी भाषा बोली जाती है। तो पाकिस्तान में भी अरबी बोली जा रही है, भारत में भी थोड़ी बहुत मात्रा में बोली जा रही है। तो
ये कई सारे देशों में बोली जा रही हैं, यानी कि बाउंड्री लेस हो गई है ये। तो इस भाषा को भी अंतर्राष्ट्रीय रूप में कहा जा सकता है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा है? तो इसके दो उदाहरण हैं कि एक तो आप कहेंगे नहीं सर नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। भारत में हिंदी जो है यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में है, क्योंकि लगभग 8 से 9 देश हैं। साउथ अफ्रीका के 2-3 देश हैं, फिजी हैं, घाना है, और वेस्ट इंडीज़ के 1-2 देश हैं, वहाँ पे बोली जाती है। और भारत में बोली ही जा रही, नेपाल में बोली जाती है। तो हिंदी को भी हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में कह सकते हैं। अमूमन अगर देखा जाए कि हिंदी कितने नंबर पे है, तो ये जान लीजिए कि हिंदी बोलने वालों की संख्या तीसरे नंबर पे आती है, जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती हैं। बहुत सारी भाषाएं हैं विश्व में, लेकिन 13 प्रमुख भाषा में हिंदी तीसरे नंबर पे आती है, जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिंदी का जो है कितने प्रमुख कितने स्तर पे हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या कितने स्थान पे है, तो तीसरे स्थान पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि तीसरे स्थान पे है हिंदी, जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या हुई? 2 या 2 से अधिक देशों द्वारा जो भाषा बोली जाती है वह उसकी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, ये इतना आप समझ लीजिए कि ये क्या है। अब इसी में 2-3 चीज़ें और जोड़ते हैं कि ये क्या होती है। एक आती है परिनिष्ठित भाषा। क्या होती है? क्या होती है? परिनिष्ठित भाषा होती है, उसको भी आप जान लीजिए। परिनिष्ठित भाषा, परिनिष्ठित भाषा क्या है? इसमें समझिए व्याकरण के द्वारा शुद्ध की गई भाषा। अर्थात जैसे कोई बोली है, उपभाषा है, उसको जब हम व्याकरण के द्वारा परिष्कृत कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं, उसमें से जो विसंगतियां होती हैं उसको दूर कर दिया जाता है, तो वह भाषा जो है क्या कहलाती है? वह भाषा आपकी परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। ठीक है, इसमें साहित्य की रचना आसान से होती है, शासन, शिक्षा और साहित्य। अर्थात इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं कि एक तो साहित्य की रचना होती है, की रचना होगी। दूसरा क्या होगा? शासन की भाषा रहेगी ये, क्योंकि शासन की जो भाषा होगी वो भाई शुद्ध होगी ना, हर जगह एक ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो है प्रतापगढ़ में कोई दूसरी भाषा बोली जा रहा है, इलाहाबाद में शासन का पत्र आया तो वो दूसरे लैंग्वेज में बोला गया। अगर पूरे जो ना भारत या उत्तर प्रदेश में अगर कोई सर्कुलर जारी होता है तो सारी जगह एक ही भाषा के रूप में जारी होगा। तो क्या होगा? एक तो साहित्य की रचना होगी, दूसरा शासन की व्यवस्था होगी, और तीसरा क्या होगा? शिक्षा की व्यवस्था। शिक्षा की भाषा भी ये परिनिष्ठित भाषा का रूप है, क्योंकि ये व्याकरण के द्वारा शुद्ध की गई है। मतलब कि कोई बोली है या उपभाषा है, जब वह जो है परिनिष्ठित हो जाता है, उसका जो कमियां हैं उसको दूर की जा सकती हैं, तो वो क्या हो जाती है? परिनिष्ठित भाषा हो जाती है। तो वह जो है सभी कामों में आती है, बड़े स्तर पे काम में आती है। जैसे शिक्षा की, जो शिक्षा आजकल कैसे देनी है, क्या शिक्षा में क्या काम, उसकी जो भाषा है वो रहेगी। शासन की भाषाएं उसमें समाहित रहेंगी, साहित्य की रचनाएं होंगी। एक और चीज़ें हैं कि हम परिनिष्ठित भाषा के बाद कभी कभी जो है क्या होता है, व्याकरण के कारण तो भाषा में क्लिष्टता आ जाती है। क्लिष्टता क्या आ जाती है कि जैसे कि, ठीक है, जैसे कि कई सारे, जैसे कि एक चीज़ जैसे भाषा में है, ये क्या मानक भाषा, इसको क्या कहेंगे? पहले तो मानक भाषा। मानक भाषा क्या है कि जैसे कोई बोली है, उपभाषा है, उसको व्याकरण के द्वारा आपने शुद्ध कर दिया, शोधित कर दिया, तो क्या होगा? व्याकरण में रस खत्म हो जाता है।
पहला चीज़ तो व्याकरण अगर बद्ध है चीज़ें तो उसमें रस का अभाव अमूमन देखा गया है। जैसे कि कोई अगर बात कोई कहे कि का हो भैया, कैसे हो, कैसे बाटा, तो उसमें थोड़ा सा अपनापन लगता है। बोलियां हैं तो उसमें अपनापन लगेगा, लेकिन कैसे हो, ठीक है और बढ़िया है, जब ऐसे बात होती है तो अलगाव झलकता है, अपनापन नहीं जाहिर होता है। इसीलिए बोलियों में खूबसूरती होती है, मिठास बोलियों में होती है। खड़ी हिंदी में कभी आपको मिठास नहीं नज़र आएगी, लगेगा एक औपचारिकता निभा रहे हैं कि कैसे हो, पानी पी लीजिए, आ जाइए। लेकिन जब आप उसी को अपने देहाती भाषा में बोलेंगे, अपनी बोलियों में बोलेंगे, तो उसमें मिठास होता है, वो अपनापन होता है। इसीलिए बोलियों का जो मिठास है वो कभी परिनिष्ठित भाषा नहीं ले सकती है क्योंकि वह व्याकरण से शोधित है। तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें जो कमियाँ हैं, जो बोलियों में टोन है वो चेंज हो जाएगा, उस सब टोन को आपको परिशोधित करना पड़ेगा। तो इस चक्कर में व्याकरण से जो शोधित भाषा हो जाएगी अर्थात परिनिष्ठित भाषा हो जाएगी, उसमें कई सारी अशुद्धियाँ, मतलब कि उसमें जो कठिन जटिलता आ जाती है, उसको थोड़ा सा दूर करने के लिए कुछ चीज़ों को मान लिया गया है। जैसे अब जैसे ठंड है ऐसे लिखते हैं, लेकिन कई जगह ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। अब ये बिंदी क्या है, अनुस्वार है, ये आगे हम जब आगे चर्चा करेंगे पढ़ाई में, आगे जब वर्णमाला देखेंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं। तो ठंड लिखना ये क्लिष्ट है और ये लिखना सरल है। बोला ये भी ठंड जाएगा, ये भी ठंड जाएगा, लेकिन भाषा में लिखने में जो है सरलता लाने के लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन दिया गया कि जो व्याकरण से शोधित भाषा है उसमें थोड़ी सी आसान हो जाए, भाषा सरल हो जाए, सहज हो जाए। तो उस क्लिष्टता को दूर करने के लिए ये मान लिया गया कि इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब जैसे अंत लिखना है, अंत ऐसे भी लिख सकते हैं और ये अंत ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसको कहा गया मानक भाषा। अर्थात मानक भाषा हम किसे कहेंगे कि विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा की एक रूपता बनाए रखने के लिए, भाषा की एक रूपता। अब देखिए यहाँ पे ना आता है ठंड, अनुस्वार आ रहा है, यहाँ पे अड़ा है, यहाँ पे अंत, अभी भी यहाँ पे अनुस्वार आ रहा है लेकिन ना हो जाता है, एक रूपता की कमी आई। ये शोधित ये है, परिनिष्ठित ये है, लेकिन इसमें क्या है, एक रूपता की कमी है। तो ठंड और अंत को इस तरीके से लिख दिया गया, तो भाषा में जो है थोड़ी सी एक रूपता आ जाती है। भाषा की इसी एक रूपता को प्रदान करने के लिए जो स्वरूप अपनाया जाता है वह मानक भाषा का स्वरूप होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भाषा के विभिन्न स्वरूप जो हैं ये सारे हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी भाषा से संबंधित क्वेश्चन जब भी आएंगे वो गलत नहीं करेंगे और आपकी समझ भी बेहतर होगी, ठीक है। और यदि इसमें आपको कुछ डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ज़रूर कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि कमेंट करना अच्छा लगता है कि आपसे हमारा संवाद भी बढ़ता है। और जो कमियां हमारे मान लीजिए कि कुछ चीज़ें रह जाती हैं, आदमी 100% कभी नहीं हो पाता है, तो जो कमियां रह गई, जो ऐसा लगा कि सर आप जो है ये चीज़ नहीं बताए हैं, तो वो भी आप इसमें पूछ सकते हैं, ताकि जो है ये आप जो है आसानी से समझ सकें। इसी के साथ धन्यवाद और मिलते हैं अगली क्लास में।